राकेश पाठक सर, आपके पास आता हूँ कि अभी आप वहां से लौट करके आए हैं, जम्मू कश्मीर से आप पहलगाम में थे। लगातार जो है बहुत सारे हम लोग अपने दर्शकों की जानकारी के लिहाज से आपका आपका इंतजार कर रहे थे कि आप लौटेंगे तो हमारे दर्शकों को वो जानकारी मिलेगी जो शायद बहुत सारे एंगल से, हालांकि आपने अपने हिसाब से दर्शकों को जानकारी आप समय समय पर दे भी रहे थे, लेकिन और कुछ सवालों के साथ वो जानकारी हम आपसे समझने की कोशिश करें। डॉक्टर पाठक, एक तो कि क्या कुछ है जम्मू कश्मीर में, आप जहां जहां भी गए वहां पर क्या देखा आपने, कैसा अनुभव रहा, एक तो आप वो बताइएगा। साथ में आज जो हालात हैं वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर अब जंग में बदल चुका है, मान लिया जाए? धन्यवाद राम प्रकाश जी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं पिछले 6 दिन से कश्मीर में था। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, काफी इंटीरियर में, देहाती इलाकों में भी लोगों से बातचीत की। हमारे दर्शक एक बार स्पष्ट जान लें कि कश्मीर में बहुत थोड़े से लोग होंगे जो दहशतगर्दों के साथ हैं या उनकी कोई हमदर्दी, कोई समर्थन आतंकवादियों के साथ उनका होगा। बाकी पूरा कश्मीर आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। हमने बिल्कुल साधारण से साधारण लोगों से बात की, घोड़े वाले, स्लेज वाले, शिकारे वाले, छोटे छोटे दुकानदार, केसर के बड़े व्यापारी, ड्राई फ्रूट्स के कारोबारी, समाज के हर वर्ग के लोगों से बात की तो बहुत स्पष्ट लगा कि पहलगाम की घटना के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो कश्मीर और कश्मीरियों को। हम सब जानते हैं कि कश्मीर सिर्फ पर्यटन उद्योग से चलता है, वहां कोई और कल कारखाने तो है नहीं, कोई फैक्ट्रियां तो है नहीं, और पहलगाम के हमले के बाद से वो पर्यटन उद्योग बुरी तरह से चरमरा गया। तो बहुत स्पष्ट है कि सारा कश्मीर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा है। वे उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हम सब हैं, अब बाकी देश भर के लोग। अब जहां तक सवाल ऑपरेशन सिंदूर या उसके बाद का है, जिस दिन वो ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त भी मैं श्रीनगर में था, और सुबह हमारी फ्लाइट थी 7 बजे की। 4 बजे हम उठकर तैयार हुए, निकलने ही वाले थे होटल से कि सूचना मिली कि श्रीनगर हवाई अड्डा सिविल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया। तो मैंने वहीं डल झील से सुबह 6 बजे तड़के रिपोर्ट किया, वीडियो बनाया। तब से लेकर आज तक एक बात पूरी दुनिया ने देख, समझ और जान ली है कि पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहर सकता। आपका सवाल यह है क्या इसे पूर्ण युद्ध मान लेना चाहिए? मुझे लगता है कि शुरुआती जो कार्यवाही थी उसमें खुद रक्षा मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो बयान जारी किया गया था सरकार की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेनाओं की तरफ से, उसमें बहुत स्पष्ट था कि टारगेटेड ऑपरेशन है, आतंकवादी कैंपों के खिलाफ कार्रवाई है, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नहीं छुआ गया। यानी उस वक्त तक वो युद्ध जैसा नहीं था। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ है, बीती रात, जो 7 और 8 की दरमियानी रात, उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब इस संघर्ष का विस्तार हो रहा है, इसका आयाम, इसका फलक बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, और ये वो जानकारी जो आधिकारिक रूप से सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने जारी की। हम या ऐसी किसी भी बात पर, किसी वीडियो पर, किसी फोटो पर चर्चा नहीं करेंगे जो सोशल मीडिया पर कल परसों से लगातार तैरती रहती है। उनमें से ज्यादातर गलत साबित हो चुके हैं। हम उस बयान के भरोसे से कह रहे हैं जो सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया कि पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, उसे नाकाम किया गया। उसके बाद भारत ने, भारत की वायुसेना ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। अब इस मामले में हम अगर आज 8 मई को ये सोचें तो ये संघर्ष अब युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध अपरिहार्य हो जाए तो उसे लड़ना ही चाहिए, जब तक हो सके तब तक युद्ध टालना चाहिए। अंतिम बात अभी राम प्रकाश, मैं इतनी कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा देश एकजुट है, सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के गौरव के साथ खड़े हैं, उस पर तो किसी को कोई संदेह है ही नहीं। सरकार से जो सवाल पूछे जाने हैं वे सवाल भी, हम लोग पत्रकार हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वे सवाल भी पूछें। आगे हम दूसरे चरण में उन सवालों पर भी जरूर बात करेंगे कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो सरकार से ही चाहिए ना।
वो बिल्कुल। जवाब तो और कोई दे नहीं सकता। और समय समय पर सरकार अपनी तरफ से अगर कुछ चीजें साफ करती चले तो लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। जी राम प्रकाश। डॉक्टर पाठक, हम जिस हालात की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ठीक है कि चीजें हो रही हैं, दोनों तरफ से की जा रही हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया, उनके उस हमले को नाकाम किया। लेकिन जो अभी हम सब लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई भारतीय सेना के साथ देश का हर नागरिक खड़ा है, उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। लेकिन ये जितनी जानें जा रही हैं, उस हर जान का हिसाब सरकार को तो देना ही होगा। ये सारे सवाल जो अभी धर्मराज जी ने उठाया या लगातार उठाया जा रहा है, हर बार ये पूछा जा रहा है कि भाई चूक तो ठीक, लेकिन चूक हुई कहां, उसको आपने क्या किया। ये सारे सवाल तो एज इट इज साथ में चल रहे हैं और शायद शुरुआत में आपने भी, आपका इशारा भी इन्हीं सवालों की तरफ था। इसका जवाब तो सत्ता को देना ही होगा। बिल्कुल राम प्रकाश जी, अभी महापात्रा जी ने भी बहुत जरूरी सवाल उठाए हैं। पहले एक दो ताजा जानकारी अपडेट कर दें। देश भर के 27 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में करीब करीब 90 उड़ानें रद्द कर दी गई जो आज और कल में होनी थी। यानी तैयारी अब बड़ी होती हुई दिखाई दे रही। मैंने जिस जो इशारा किया था सवालों का, वो ये है कि इस वक्त भी देश को बहुत सारी सूचनाएं सही सही मिलना जरूरी है। आप सब देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, खास तौर से पहलगाम के हमले के बाद से तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं। कोई गाजा पट्टी की फोटो है, उसको लगा दिया कि बहावलपुर है। कहीं सीरिया का कोई वीडियो है। कोई एक महीने पहले धारावी में सिलेंडर विस्फोट हुआ था, उससे किसी और पाकिस्तानी शहर का वीडियो बताकर वायरल कर दिया गया। यद्यपि बहुत सारे लोग इस तरह की फेक न्यूज के खिलाफ लड़ रहे हैं, खासतौर से ऑल्ट न्यूज वाले हमारे साथी जुबैर जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपने आप में एक युद्ध है, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। अभी जो जरूरी सवाल हैं, जिनके जवाबों की दरकार है, उनमें एक नंबर ये कि अब तक पिछले 24 से 48 घंटे में हमारी सेना का, हमारे लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है। जैसे ये सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि क्या राफेल, सुखोई या मिग कहीं धराशायी हुए हैं या वे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। क्या यह महज संयोग है कि जिस दिन से ऑपरेशन शुरू हुआ उस दिन से 2, 3, 4, 5 या जो भी संख्या, खुद डेसल्ट एविएशन ने जो राफेल बनाती है उसने स्वीकार किया है, रॉयटर्स को उसने कहा है कि हाँ, एक राफेल विमान के गिरने की सूचना सही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकार से, रक्षा मंत्रालय से पूछा, उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर। मैं समझता हूं इस वक्त इस तरह की लुका छिपी की जरूरत है। देश सरकार के साथ है, पूरा देश एकजुट है। लेकिन अगर ऐसी कोई बड़ी सूचना है तो उसे सरकार की तरफ से सामने आना चाहिए। हमारे जैसे लोग, आप सब लोग, जितने हम लोग 5 लोग बैठे, हम अपनी तरफ से एक भी ऐसी सूचना आगे नहीं बढ़ाते जिसकी पुष्टि ना हो। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने की खबर मैंने भी सोशल मीडिया पर तब साझा की जब सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया। अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया। मैं समझता हूं ये सारे सवाल भी पूछे जाना चाहिए समय समय पर। और जिन लोगों को इस वक्त सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह दिखाई दे रहा हो, उन्हें 2 सूचनाएं साझा कर देते। नंबर 1, 26/11 मुंबई पर हमला हुआ। वो आतंकवादी घटना से ज्यादा बड़ी घटना थी। वो बाकायदा देश के खिलाफ युद्ध था। और ये हम नहीं कह रहे। 26/11 के 24 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने बाकायदा बयान जारी किया था। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 26/11/2008 मुंबई पर आतंकवादी हमला, उसे भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्केल वॉर कहा था। बाकायदा प्रेस नोट जारी हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह वगैरह, अटल बिहारी वाजपेयी, सब बड़े बड़े नेता थे। लेकिन बीजेपी ने तब क्या किया था वो जरूर गौर करने वाली बात। हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी सारे सुरक्षा बल मुंबई में युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध खत्म नहीं हुआ था। तारीख थी 29 नवंबर, यानी 26/11 के तीसरे दिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र वल्द दामोदर दास मोदी मुंबई पहुंचते हैं। होटल ट्राइडेंट के दरवाजे पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था उस हमले के बाद, उससे नाखुशी जाहिर करते हैं।
कहते हैं मैं संतुष्ट नहीं हूं, सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी समुद्री सीमाओं में हमारे तटरक्षक बलों की नौकाएं कैसे आतंकवादियों के कब्जे में आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, मैं अपने शो में दिखा चुका हूं 3-4 दिन पहले, आज भी मैंने विस्तार से लिखा है। अब इससे आगे की महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए राम प्रकाश जी और पब्लिक इंडिया के हजारों लाखों करोड़ों दर्शक सुन ले। 29 नवंबर 2008 को मुंबई में युद्ध चल रहा था, नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन एक फुल पेज का विज्ञापन दिया था। विज्ञापन की भाषा थी, वीक गवर्नमेंट, इनकैपेबल गवर्नमेंट, कमजोर सरकार, नकारा नाकाम सरकार, युद्ध चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी फुल पेज का अंग्रेजी में विज्ञापन देती है और नीचे लिखती है, फाइट टेरर वोट बीजेपी। और उस दिन दिल्ली विधानसभा का मतदान था राम प्रकाश जी, सीपी राय साहब, अनिल सिन्हा जी, महापात्रा जी, आपको याद होगा, हम सिर्फ दर्शकों को याद दिला। उसके 4-5 दिन बाद राजस्थान विधानसभा का मतदान था, 3 या 4 दिसंबर 2008 को। भारतीय जनता पार्टी ने चलते युद्ध में वोट मांगे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कमजोर सरकार बताते हुए विज्ञापन छापा था। हम ये विज्ञापन, ये तस्वीर हमारी सोशल मीडिया से अगर हमारे हमारे ऑफिस के लोग निकाल के दिखा सकें तो स्क्रीन पर दिखा दें, मेरे ट्विटर और फेसबुक पर अभी मैंने डाला वो विज्ञापन भी। और अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो भी सुन। ऑपरेशन सिंदूर का धुआं भी अभी नहीं बैठा है, उसकी गर्दो गुबार भी अभी धरती पर नहीं बैठी है, उसकी धमक भी अभी गूंज रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश भर में होर्डिंग लगाना शुरू कर दी। होर्डिंग में किन लोगों की तस्वीर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। न सेना का किसी की फोटो है, तस्वीर है, न सेना का जिक्र है। एक नाथ शिंदे की शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर पोस्टर बैनर जारी कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भी। ये वो शिवसेना का पोस्टर है। और मैं चाहूंगा, उस वक्त 29 नवंबर 2008 को जो विज्ञापन जारी किया था बीजेपी ने, अगर हमारे साथी दिखा सकें तो मेरी वॉल से निकालकर दिखा। ये सारे तो उस अभी के हैं, ऑपरेशन सिंदूर के। मैं तो बता जी रहा जी। हूं, युद्ध था मुंबई पर, आतंकवादी हमला नहीं था, वो भारत के खिलाफ फुल स्केल वॉर था। तब बीजेपी वोट मांग रही थी 72 घंटे के भीतर। और अब भी आगे चलकर आज के बाद क्या होगा बिहार और बंगाल में, हम देख लें कैसे कैसे भाषण मंच से होंगे। जैसे पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर से वोट मांगे थे, शायद उड़ीसा या आंध्र प्रदेश की किसी आम सभा में। तो इस बार भी फर्स्ट टाइम वोटर से बिहार में वोट मांगे जाएंगे। तो जो लोग इस वक्त सरकार से सवाल पूछने को देशद्रोह बताते हैं, जो लोग इस समय हमारे आपके जैसे लोगों की भावनाओं पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें सिर्फ इतना याद दिलाना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मुंबई हमले के समय क्या कर रहे थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे गए थे। और फिर लौटता हूं अपने सवाल पर, क्या हम ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे कि पहलगाम तक इतने किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह बेकसूर हिंदुस्तानियों की हत्या कर दी और वापस चले गए? क्या उनकी शिनाख्त कभी नहीं होगी? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? एक भी सिपाही वहां नहीं था, एक भी सैनिक नहीं था, एक भी ट्रैफिक का जवान वहां नहीं था। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? चलिए हम आज नहीं पूछते, 15 दिन बाद पूछ लेंगे। जब आप लाहौर पर तिरंगा फहरा लेंगे तब भी हम ये पूछेंगे कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। सवाल तो ये भी पूछेंगे कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था, उस वक्त हमलावरों को टारगेटेड कैसे मालूम था कि किस गाड़ी पर, किस बस पर हमला करना है? कौन जिम्मेदार था जिसने हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं की थी फोर्स के ट्रांसफर के लिए? क्यों सड़क मार्ग से इतना बड़ा कॉन्वॉय भेजा गया था? और आखिरी सवाल एक बार फिर पूछूंगा कि अभी पहलगाम पर हमले के 3 दिन पहले
केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत सरकार को रिपोर्ट मिली थी, हमले की आशंकाएं जताई गई थी, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हुआ था। ये खबर देश के बड़े बड़े अखबारों में छप चुकी है, कांग्रेस अध्यक्ष भी पूछ चुके हैं। इसका जवाब कौन देगा? इतने अलर्ट के बावजूद पुलवामा को खुला क्यों छोड़ दिया गया? और सबसे अंतिम बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं जा रहे? देश, ये वो पोस्टर है, देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप काला लाल देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का 29 नवंबर 2008 का विज्ञापन है। फुल पेज ऐड छपा था, इसमें नीचे लिखा है फाइट टेरर, वोट बीजेपी। यानी देश युद्ध लड़ रहा था और बीजेपी वोट मांग रही थी। उस वक्त तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था। मुंबई में ताज होटल पर गोली चल रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, हमारे जाबाज सड़कों पर लड़ रहे थे आतंकवादियों से। अजमल कसाब पकड़ा नहीं गया था उस वक्त तक शायद, या हो सकता है एक दिन पहले पकड़ा गया हो, और भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी। आज वे हमें उपदेश दे रहे हैं कि हम सवाल न पूछें। सवाल तो पूछेंगे राम प्रकाश जी, देश के नागरिक होने के नाते, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते और एक खबर नवीस होने के नाते हमारा हक है सवाल पूछना, और सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। फिर पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा से लौटकर पहलगाम क्यों नहीं गए? फिर पूछ रहा हूं, किसी एक भी मृतक, किसी भी एक भी हताहत घायल के घर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? सीधे बिहार जाकर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां भी बिहार का नाम जोड़ दिया, जबकि पहलगाम में एक भी मृतक बिहार का नहीं है। इन सवालों के जवाब पूछना देशद्रोह नहीं है। सवाल तो पूछेंगे राम प्रकाश जी। जी।